चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रेशियो एनालिसिस का अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट हर वर्किंग को हमें बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, जिससे हमारा आंसर पहली ही बार में बहुत ही आसानी से आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। The following accounting information and financial ratios of M Limited relate to the year ended 31st March 2016. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपको 6 टाइम्स दिया है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स दिया है। बच्चों मैं खुश हूँ क्योंकि रेशियो यहाँ पे टाइम्स में दिया है और मुझे हमेशा ये टाइम्स में दिया हुआ रेशियो ही ज़्यादा पसंद आता है। देन डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी 8 टाइम्स दिया है। Current ratio 2.4. That means if your current liability is 1 rupee, or current asset is 2.4 rupee in front of that. Gross profit ratio is 25%. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा सेल्स पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल सेल्स आपको दे दिया गया है 30 लैक्स का। कैश सेल्स है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। दिस इज अ गेम चेंजर सेंटेंस। Cash sales is not 25% of total sales, but rather please read the sentence with utmost care when you are doing this kind of question. Cash sales 25% of क्रेडिट सेल्स। देखो इसको मैं यहीं पे सॉल्व अगर कर दूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि कैश और क्रेडिट सेल्स का जो रेशियो है, कैश और क्रेडिट सेल्स का जो रेशियो है वो होना चाहिए 1:4 का रेशियो। अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा कैश सेल्स इज ए 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। मान लो कि मैं क्रेडिट सेल को एक बार 100 मान लेता हूं, तो मेरा कैश सेल्स जो होना चाहिए ये क्रेडिट सेल्स का 25% होना चाहिए ना। और क्रेडिट सेल का 25% होने का मतलब क्या हुआ, ये जो 100 है उसका 25% यानी कि 25 का कैश सेल्स होना चाहिए। वापिस कहता हूं, कैश सेल्स 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स है, तो मुझे क्रेडिट सेल्स को मान लेना पड़ेगा 100। नाउ इफ द क्रेडिट सेल इज 100 सपोज, तो कैश सेल्स उसका 25% यानी 25 हो जाएगा। और इसका रेशियो आप देख सकते हो, 25 से 100 को आप कट करेंगे तो 1:4 का रेशियो आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मुझे बहुत अच्छी इस सवाल में लगी। कैश परचेज दिया है 2,30,000, वर्किंग कैपिटल इज 2,80,000। ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का फिगर आपको दे दिया है 2,80,000। क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 80,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंटरी। तो इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी का जो डिफरेंस आएगा वो 80,000 आएगा। ऐसा कहाँ है बच्चों? अच्छा सवाल है, इंफॉर्मेशन अच्छी है। फटाफट अब इसका इस्तेमाल करके हमें जो जो चीज़ें इन्होंने पूछी है वो हमें गिनना है। देखिए सबसे पहले पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, और वो मुझे लगता है कि ये टोटल सेल्स जो है उसमें से जीपी रेशियो माइनस करके मुझे मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके वर्किंग शुरू करता हूँ। सबसे फर्स्ट वर्किंग जो मैं लाने वाला हूँ वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग। मेरे साथ रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे लेके आते हैं हम बच्चों? सेल्स लेंगे, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि जीपी माइनस करेंगे। सेल्स का फिगर जो यहाँ पे दिया है, टोटल सेल्स का फिगर वो 30 लैक्स का फिगर दिया है, 30 लैक्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ सेल्स। देखिए ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ 25%। तो 30 लैक्स का 25% अगर मैं करूँ, कैलकुलेटर हाथ में लेता हूँ, 30 लैक्स का 25% करूँ तो 7,50,000 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 7,50,000 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और ये अगर माइनस करूंगा तो 22,50,000 रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। मैं लाइन में सोच रहा हूं कि मुझे अगर एवरेज इन्वेंटरी चाहिए तो रिवर्स सोचूं तो मेरे पास एक इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का यूज़ करके मुझे एवरेज इन्वेंटरी आराम से मिल सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। और देखिए मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दिया है।
अब मैं दूसरी वर्किंग जो करूंगा वो लगा दूंगा मैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मैं भी शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा लिख सकते हैं एग्जाम में। इज इक्वल टू नेचुरली वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे गिना जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी आएगी। क्या आएगी बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी आएगी, राइट? एवरेज इन्वेंटरी या एवरेज स्टॉक, जो भी आप लिखना चाहे, टाइम्स में ही है तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो 10 टाइम्स है, मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा, राइट? इज इक्वल टू व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये 22,50,000 वर्किंग नोट नंबर 1 से निकल जाएगा। 22,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी ही तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब इससे मुझे एवरेज इन्वेंटरी का फिगर मिल जाएगा। एवरेज इन्वेंटरी इज गोइंग टू बी 2,25,000। इजंट इट सो इजी टू फाइंड आउट द थिंग्स? एवरेज इन्वेंटरी आपकी आ गई 2,25,000। आई एम डैम श्योर कि आपको ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों समझ में आई होगी। चलिए, ये हो जाने के बाद मुझे नेक्स्ट परचेस पूछा हुआ है। अब देखिए अगर एवरेज इन्वेंटरी आ गई है तो परचेस का फिगर भी मेरे हिसाब से एकदम आराम से आ जाएगा। चलिए परचेस का फिगर लाने के लिए एक थर्ड वर्किंग करता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हम कंजम्पशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का इस्तेमाल करके परचेस को आराम से लेके आ पाएंगे। देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, राइट? प्लस मैं इसके अंदर कर सकता हूं परचेज, ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कुछ इस तरीके से वर्किंग आगे बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फिगर आया था वो 22,50,000 लिख दूंगा, फर्स्ट वर्किंग से जो आया था। I don't know what is opening stock. I don't know what is closing stock, but I know one thing, that the difference of closing and opening stock is 80,000. Now, if closing minus opening is 80,000, here we have opening minus closing. Isn't it has to be minus 80,000? The answer is yes. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेज और परचेज में से मैं कर दूंगा -80,000। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। -80,000 तो मेरे बच्चों मुझे मिल जाएगा परचेज का फिगर। इतना इजी है, ट्रेल पकड़ो, एक के बाद एक आपको सब फिगर मिलते जाएंगे। सो 22,50,000 प्लस उसमें करना है 80,000, दैट गिव्स यू 23,30,000। 23,30,000, दिस इज योर टोटल सेल्स। दिस इज योर टोटल सेल्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। परचेस का फिगर एकदम आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए पहली दो चीज़ें जो उन्होंने पूछी थी मुझे, एक तो पूछा था एवरेज इन्वेंटरी, दूसरा पूछा था परचेस का फिगर। ये दोनों ही एकदम आसानी से मुझे मिल चुका है, राइट? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट एवरेज डेटर फाइंड आउट करना है। देखो डेटर फाइंड आउट करने के लिए मुझे डेटर्स टर्नओवर रेशियो तो यहाँ पे दिया ही है। अगर मैं सीधा क्रेडिट सेल्स का इस्तेमाल कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा बच्चों, राइट? तो मैं यहाँ पे इसकी फोर्थ वर्किंग करना चाहूँगा। फिर चाहिए तो हमें नए पेज को ऐड करना होगा तो हम नया पेज ऐड ज़रूर कर देंगे। अभी मैं यहाँ पे एक फोर्थ वर्किंग कर लेता हूँ, आपका ध्यान होना चाहिए। देखिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला इन टाइम्स वाले का जो फॉर्मूला होता है, आप जानते हो बच्चों, ये होता है क्रेडिट सेल्स, राइट? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल होता है। बट हमारे इस केस में, इस पूरे सवाल में कहीं पे भी बिल्स रिसीवेबल के बारे में कोई कमेंट नहीं है। बिल्स रिसीवेबल के बारे में कुछ भी पूछा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो को मैं खाली एवरेज डेटर के बेस पे ही गिन लूंगा, राइट? खाली एवरेज डेटर्स के बेस पे ही मैं गिन लूंगा। तो देखिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो दिया गया है वो अपने को दिया हुआ है 8 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8। अब क्रेडिट सेल्स कैसे आएगा? तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, उसकी भी एक वर्किंग जो करनी पड़ेगी वो वर्किंग मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नीचे की साइड पे ही, तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा।
राइट। आप वर्किंग साथ साथ में अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से दिखाते जाएंगे। देखिए, मेरा जो टोटल सेल्स था उसमें से कैश एंड क्रेडिट का मैं प्रपोर्शन आपको लेके समझा चुका हूं, 1:4 का प्रपोर्शन आएगा। तो माई टोटल सेल्स इज 30 lakhs। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30 lakhs, ये मेरा टोटल सेल्स है। एंड टोटल सेल्स के दो टुकड़े कर दूंगा, टोटल सेल्स के मैं दो टुकड़े कर दूंगा 1:4 के रेशियो में। 1:4 के रेशियो में 1 और 4। अब जैसे ही मैं ये सेल्स का रेशियो निकालूंगा, 30 lakhs डिवाइड बाई 5, तो 6 लाख, ये पहले वाला हमारा कैश सेल्स हो जाएगा, राइट। दिस इज माई कैश सेल्स एंड दिस इज माई क्रेडिट सेल्स। तो मैं जैसे ही इन दोनों को बांटता हूं, पहला जो मेरा आएगा वो आएगा 6 लाख, दिस इज माई कैश सेल्स। एंड दूसरा जो आएगा दैट इज 24 lakhs एंड दिस इज माई क्रेडिट सेल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, कितना ईजी है। अब मैं क्रेडिट सेल का फिगर सीधा यहाँ पे लिख दूं, 24 lakhs का फिगर, राइट। एंड डिवाइडेड बाय मुझे करना है एवरेज ऑफ डेटर्स, एवरेज ऑफ डेटर्स। अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट में आपका एवरेज डेटर आपके सामने आ जाएगा। सो एवरेज ऑफ डेटर्स का जो फिगर आना चाहिए वो बच्चों आता है 24 लाख डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3 lakhs का आपका एवरेज डेटर का फिगर आ जाए। तो देखिए कितनी आराम से एवरेज डेटर का फिगर भी हम लेके आ गए। सिंपल ट्रेल पकड़ में आ गई ये क्वेश्चन की, अब फटाफट फटाफट गिनते जाएंगे और अपना काम होता जाएगा। एवरेज डेटर के बाद हमें एक और चीज़ पूछी है, वो है एवरेज क्रेडिटर। चलिए इसके लिए एक नया पेज ऐड करके ही गिनती करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिफ्थ वर्किंग के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। फिफ्थ वर्किंग जहाँ पे मुझे निकालना है एवरेज क्रेडिटर। आप जानते हो, देखो पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो हमें दिया है ना बच्चों, हियर इट इज। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आपको 10 टाइम्स दिया है, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, क्रेडिट परचेस, ऊपर आएगा क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय आपको, वैसे तो एवरेज क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल करना होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्स पेएबल की कोई डिटेल नहीं है, तो मैं नीचे लिख दूंगा एवरेज ऑफ क्रेडिटर्स, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आपको 10 टाइम्स दिया है, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर में 10 लिखता हूं। क्रेडिट परचेस कैसे आएगा, देखो बच्चों आपका परचेस का टोटल फिगर आ गया था, इफ यू नो 23,30,000 का फिगर आया था टोटल का। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी अगर वर्किंग करने की कोशिश करूँ, 23,30,000 का फिगर जो हमारा आया था वो हमारा टोटल परचेस था। 3,30,000 टोटल परचेस, इसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे ये कैश परचेस जो यहाँ पे 2,30,000 दिया है। भूलना मत, कैश परचेस को माइनस करेंगे तब जाके ही आपको क्रेडिट परचेस का फिगर मिलेगा। तो 23,30,000 माइनस 2,30,000 मैंने किया, डिवाइडेड बाय कर दूंगा मैं एवरेज ऑफ क्रेडिटर्स। अब आराम से मुझे मिल जाएगा। आप अगर इसको कैलकुलेटर पे एक साथ सॉल्व कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो एवरेज ऑफ क्रेडिटर्स का जो फिगर आएगा दैट इज 23,30,000 माइनस 2,30,000 डिवाइडेड बाई 10, 2,10,000 का फिगर आ रहा है। 2,10,000 का फाइनल फिगर आ रहा है एवरेज ऑफ क्रेडिटर्स का। एंड आई एम श्योर यू ऑल एग्री विद दिस। आपके मन में भी ये बात चली रही होगी कि सर सवाल का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेवल का क्वेश्चन ये पूछा गया है, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमें पूछा है एवरेज पेमेंट पीरियड। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली इजी। देखिए छोटी सी अगर वर्किंग में इसकी कर दूं, क्वेश्चन नंबर में 6 नंबर की वर्किंग अगर करूं, मुझे एवरेज पेमेंट पीरियड चाहिए। अब ये तो एकदम आराम से आ जाएगा। एवरेज पेमेंट पीरियड एपीपी इज इक्वल टू, सीधा मुझे 365 लेना है और डिवाइड बाय कर देना है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, कितना टाइम्स था। इसके लिए और कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, कितना कॉमन सेंस है कि 365 डेज पूरे साल में है। अच्छा यहाँ पे कहीं पे भी 360 डेज लेने का कुछ बोला नहीं है बच्चों, तो मैं क्या ले लूँगा 365। तो 365 डिवाइड बाय, देखो क्रेडिटर्स टर्नओवर आपका 10 टाइम्स था, तो मैं इसको 10 टाइम्स से डिवाइड करूँगा
पूरे साल में अगर 10 टाइम्स क्रेडिटर को हम पेमेंट करते हैं, लिसन टू मी केयरफुली, पूरे साल में अगर हम 10 टाइम्स क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 36.5 डेज ये हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड हो रहा है। यानी हमारी जो पेमेंट की साइकिल है वो हर एक साइकिल 36.5 डेज की है। यूं कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आफ्टर एवरी 36.5 और 37 डेज भी आप इसे कह सकते हैं, आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हो। तो दिस वॉज सो ईजी। उसके नीचे उससे भी इजी वापिस लिखा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो चलिए यहाँ पे 7th वर्किंग करता हूँ, जिसमें मैं लिखूंगा एवरेज कलेक्शन पीरियड ACP। आप इसका मीनिंग अपने हिसाब से लिखते जाना। अभी मैंने लिखा है कि यह है एवरेज कलेक्शन पीरियड। बोलो ये कैसे आएगा? अगेन वेरी इजी। पूरे साल में 365 डेज है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं डेटर्स टर्नओवर रेशियो से तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे डेटर एवरेज कितने दिन के बाद मुझे पेमेंट करने आते हैं। तो देखिए 365 मैंने लिख दिया और डिवाइडेड बाय कर दूंगा मैं डेटर्स टर्नओवर। अब डेटर्स टर्नओवर 8 टाइम्स था तो डिवाइड बाय में 8 करूंगा। तो देखिए मेरा फिगर क्या आता है, 365 डिवाइड बाई 8, 45.63 डेज। आप चाहे तो इसको राउंड फिगर करके 44 लिख ही सकते हैं एग्जाम में, तो चलेगा, राइट। मतलब हमारे डेटर ऑन एन एवरेज हमें 46 डेज के बाद पेमेंट करने के लिए आते हैं। ये हो गया एवरेज कलेक्शन पीरियड। अभी भी दो चीजें बाकी है, बट आई एम श्योर बच्चों यहां तक आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपको मजा आ रहा है। देखिए मुझे पूछा है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का फिगर। उसके लिए अब मुझे इस करंट रेशियो का यूज करना पड़ेगा। एंड और एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे दी है वो है वर्किंग कैपिटल 2,80,000। बच्चों ये मैं आपको दो तरीके से गिनवाना चाहता हूं करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का फिगर। एक तो सिंपल शॉर्टकट का इस्तेमाल करूंगा और 2 मिनट में आंसर लेके आ जाऊंगा मैं, और दूसरा लॉन्ग कट का इस्तेमाल करूंगा जो कई बार ICAI या बाकी रेफरेंस बुक लॉन्ग रस्तों का इस्तेमाल करती है। बट पता नहीं, देखो मैं तो आपको देख के ही बता दूं, अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेटर पे काउंटिंग करूं तो मुझे क्लियर पता चल जाएगा कि मेरा अगर वर्किंग कैपिटल 2,80,000 है और मेरा करंट रेशियो अगर है 2.4, तो मेरी करंट लायबिलिटी का फिगर 2 लाख आएगा। देखो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ पहले, करंट लायबिलिटी का फिगर 2 लाख आएगा। और अगर मैं करंट एसेट की बात करूँ तो बच्चों जाओ, मैं कह रहा हूँ कैलसी पे तुरंत शॉर्टकट लगा के कि 4,80,000 का फिगर आएगा। सर कैसे किया आपने ये? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि शॉर्टकट्स आर देयर। अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो तुरंत पता चल जाता है कि कैसे ये फिगर्स आए हैं। तुरंत पता चल जाता है कि कैसे ये फिगर्स आए हैं। चलो एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मैंने क्या किया, लेकिन उसको समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। नंबर 8, देखिए आपको अगर यूं दिया है कि करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.4 टाइम्स है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय 1। मतलब मुझे ये पता चल चुका है मैथमेटिकली कि व्हेन योर करंट एसेट्स आर 2.4 योर करंट लायबिलिटी इज 1। आई होप यू एग्री विद दिस। व्हेन योर करंट एसेट्स आर 2.4 योर करंट लायबिलिटी इज 1। सो नाउ इफ आई find out working capital, isn't it current asset minus current liability? Yes, your working capital is current assets minus current liability. तो देखिए करंट एसेट्स 2.4 है एंड करंट लायबिलिटी अगर मैं 1 रुपीज लिखूं तो मुझे इतना पक्का मालूम पड़ता है कि मेरी वर्किंग कैपिटल 1.4 के बराबर होगी। मेरी वर्किंग कैपिटल 1.4 के बराबर होगी ऐसा मुझे लगता है। अब यहाँ पे आपको जो वर्किंग कैपिटल दी है वो 2,80,000 दी है, तो क्या मैं 2,80,000 और 1.4 को कंपेयर कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, राइट। जैसे ये 1 बराबर करंट लायबिलिटी, तो मैं सिंपली अगर इतना लिखूं कि 2,80,000, 2,80,000, राइट, वो जो है वो 1.4 के बराबर है, राइट, वो 1.4 के बराबर है। तो कितना फिगर 1 के बराबर होगा? ये आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी ना। आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट। एंड इफ यू सी, इसको अगर मैं एक्स भी अगर नाम दे देता हूं तो भी मेरा काम कैसे होगा बच्चों?
अल्टीमेटली मुझे करना पड़ेगा 2,80,000 डिवाइडेड बाई 1.4, है ना बच्चों। और ऐसा करने से मुझे 2 लाख रुपीस का जो फिगर मिलेगा ये हो जाएगी मेरी करंट लायबिलिटी बच्चों। आई होप यू आर गेटिंग इट। मैंने सिर्फ इतना ही किया था कैलकुलेटर पे कि 2.4 का करंट एसेट हो, 1 रुपये की करंट लायबिलिटी हो, तो 1.4 की वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, जो वर्किंग कैपिटल का फिगर 2,80,000 दिया था उस 2,80,000 को मैंने 1.4 से डिवाइड कर दिया और मुझे 2 लाख रुपीस का फिगर मिल गया जो कि 1 रुपये के बराबर था। और वो 2 लाख का फिगर क्या था, मेरी करंट लायबिलिटी आ गई। अगर करंट लायबिलिटी आ गई है तो करंट एसेट लाने का तो कितना इजी है, करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी इंटू, नेचुरली मुझे करंट रेशियो 2.4 करना पड़ेगा, इसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी इंटू 2.4। सो माई करंट लायबिलिटी इज 2 लाख, माई करंट लायबिलिटी इज 2 लाख इंटू मुझे 2.4 करना है। आई एम श्योर अब आप समझ रहे थे कि मैंने पहले कैलसी पे ये कितना फास्ट और कैसे गिना था। तो देखिए 4,80,000 का आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा, 4,80,000 का आपका करंट एसेट आ जाएगा, सॉरी। और देखिए ये था आपका दोनों ही फिगर। अब मैं इसे अगर कैलसी पे आपको वापिस एक बार बताऊं तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी, ये इतना कुछ लिखा है, ये लिखा मैंने इसलिए है क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाऊँ, वरना देखो ये कितना इजी था। 2.4 अगर करंट एसेट्स है, 1 रुपी अगर करंट लायबिलिटी है, तो वर्किंग कैपिटल उन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1.4 रुपी होगा। सिंपली मुझे जो वर्किंग कैपिटल का फिगर दिया था 2,80,000 उसको डिवाइड बाई 1.4 करना था, तो मुझे 1 रुपये बराबर क्या है वो मिल जाएगा। इट्स लाइक अ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब 1 रुपये बराबर जो भी है वो मेरी करंट लायबिलिटी आनी चाहिए, तो मेरी 2 लाख रुपीस की करंट लायबिलिटी आ गई। और उसी करंट लायबिलिटी को मैंने मल्टीप्लाई किया 2.4 से, तो 4,80,000 की मेरी करंट एसेट आ गई। यार ये 4.80 जो आया वो मेरी करंट एसेट आ गई। और देखिए दोनों ही फिगर मुझे आराम से मिल गए। बट इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसको इसी तरीके से गिना जाए। इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है, उसके लिए मैं एक नया पेज ऐड करके ये सॉल्व करने की आपको कोशिश करके दिखाता हूँ। देखिए दिस इज अल्टरनेटिव वे फॉर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्टरनेट सॉल्यूशन फॉर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी ओनली। अब देखो बुक में कैसे किया जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बुक में ये वर्किंग ऐसे करते हैं दैट करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, समझ रहे हो बच्चों। और इसमें फिर ऐसा भी साथ साथ में करते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैं करंट एसेट की जगह पे क्या लिख सकता हूं, करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी लिख सकता हूं। अब यहां पे इसको लिख दूं, तो ये करंट रेशियो इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकल थोड़ा हो गया। देखिए इंस्टेड ऑफ करंट एसेट में क्या लिखूंगा, ये रिजल्ट लिख दूंगा वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी एंड डिवाइड बाय कर दूंगा करंट लायबिलिटी। अब जो जो फिगर्स मुझे मालूम है लिख दो, सिर्फ करंट लायबिलिटी अननोन रह जाएगा। सी करंट रेशियो इज गिवन एज 2.4, सो मैं यहाँ पे करंट रेशियो लिख दूंगा 2.40। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन टू मी, द वर्किंग कैपिटल इज गिवन एज 2,80,000। तो मैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का फिगर लिख दूंगा 2,80,000 प्लस आई डोंट नो व्हाट इज करंट लायबिलिटी एंड नेचुरली डिवाइड बाय करूंगा करंट लायबिलिटी। नाउ इफ यू सी तो ये कुछ ऐसे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और मैथ्स के बाद, 2.4 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज गोइंग टू बी 2,80,000। ऑलम सॉल अगर आप देखें तो ये वही वापस बन रहा है जो मैंने पहले किया था। फाइनली आपको मिलता है 1.40 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2,80,000। और अब क्या करेंगे, 1.40 को सीधा नीचे रख के डिवाइड करेंगे तो करंट लायबिलिटी का फिगर आ जाएगा 2,80,000 डिवाइडेड बाय 1.40। ये देखिए करंट लायबिलिटी का फिगर आपका यहां पे आ जाता है 2 lakhs का फिगर। आई होप ये एक एंटायर वर्किंग, बुक वाले कई बार ऐसी वर्किंग करते हैं, ये एंटायर वर्किंग भी आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। अब देखिए करंट लायबिलिटी का फिगर अगर यहां पे आ गया, ये शॉर्टकट
से थोड़ा लॉन्ग कट जैसा लगता है, थोड़ा टेक्निकल लगता है, बट यस दिस इज कंप्लीटली वैलिड और सिंपल सा मैथ्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब यही करंट लायबिलिटी को मैं यहाँ पे अगर भर दूं, सो करंट एसेट इज इक्वल टू द फिगर ऑफ वर्किंग कैपिटल वॉज 2,80,000 एंड फाइनली वी गॉट द करंट लायबिलिटी दैट इज 2 लाख। देखिए इस तरीके से अगर देखा जाए तो करंट एसेट्स का फिगर भी आ गया 4,80,000। सो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि मेरी दोनों ही मेथड जो है उसमें से जो मेथड आपको अच्छी लगी हो, जो मेथड आपको समझ आई हो, आप उस मेथड को एक्सेप्ट कर सकते हो। मुझे वैसे देखा जाए तो ये आगे वाली जो मेथड है वही पसंद है, उसे एक बार डायरेक्ट आंसर आ जाता है। बट यू नो ऐसा कह नहीं सकते कि एग्जाम में ये मेथड वो चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। देखिए वैसे मेरा तो ये मानना है कि मेथड वेथड चाहे कोई भी हो, उसको देखने से क्या फ़ायदा होता है? मेथड को देखने से कोई फ़ायदा या कोई नुकसान मेरे हिसाब से नहीं होता है। हमें ये देखना होता है कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली आंसर आया कि नहीं। और देखिए दोनों ही मेथड से बहुत ही सिंपली मेरा आंसर आ जाता है। तो बच्चों ये सवाल को पहले से एक बार देखते हैं आपके ब्लैक बोर्ड के ऊपर। सवाल छोटा सा है लेकिन हमें टोटल इसके अंदर 8 चीज़ें ढूंढनी थी और वो आठों 8 चीज़ें ढूंढने के लिए हमने लाइन में आराम से वर्किंग करना शुरू किया। बच्चों एक ही बात कहनी है, फॉर्मूला अगर अच्छी तरह याद हो, थोड़ा बहुत उसका इंटरप्रिटेशन आपको आता हो और एक ट्रेल अगर आप पकड़ लोगे ना वर्किंग की, तो एक के बाद एक सारे पत्ते खुलते जाएंगे। तो मैंने जो थर्ड पेज इसमें इंट्रोड्यूस किया था बच्चों, दैट थर्ड पेज वाज ओनली रिक्वायर्ड फॉर दिस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड आई एम श्योर दोनों ही टाइप के सॉल्यूशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आपने ये क्वेश्चन गिनना बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके तुरंत के तुरंत ये क्वेश्चन अपने हिसाब से भी गिनना बच्चों शुरू कर दो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों।